हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्शन। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन से मटेरियल मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कौन सा? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो हम देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक, चलिए तो हम क्या देखेंगे? पहले सबसे पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये क्यों बनाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे कौन सा स्पेसिमेन हम इसमें लेंगे, सब चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक, चलिए देखते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ये ग्राफ, ये जो कर्व है इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जब हम ये कर्व बनाएंगे तो हमें ऑलमोस्ट सभी की सभी प्रॉपर्टीज मिलेंगे। किसके? मटेरियल के। ठीक, जो भी मटेरियल हम ले रहे होंगे उसमें से जब उसका कर्व है ना, जब हम उसको किस में रखेंगे? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। कोई एक स्पेसिमेन रहेगा, उसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखेंगे और उसका टेस्ट करेंगे, तो उससे ग्राफ आएगा। उस ग्राफ में हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि है ना, तो उसी से हमें प्रॉपर्टीज, मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है वो मिलेगा। ठीक, तो इस कारण ये क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया जाता है। ठीक, तो अब क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है तो स्पेसिमेन चाहिए, और स्पेसिमेन एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा दिया गया था? माइल्ड स्टील। ठीक, फॉर एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया होगा ना आपको कि ऑब्जेक्टिव क्यों, इसका एम क्या है कि हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि उस प्रॉपर्टी, जो मटेरियल है उसके वेरियस प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट सभी की सभी प्रॉपर्टीज उसमें मिल सके, उससे मिल जाता है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, मतलब देखेंगे कि किसका एक्सपेरिमेंट हमने किया था। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट जब किया तो स्पेसिमेन कौन सा लिया? स्पेसिमेन लिया गया था, स्पेसिमेन लिया गया था कौन सा? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का लिया गया था दोस्तों, माइल्ड स्टील का लिया गया था, माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया गया था। अब क्यों माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया गया था? अरे भाई, बहुत से मटेरियल है, कास्ट आयरन हो गया आपका, और भी चीजें हैं, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, माइल्ड स्टील ही क्यों लिया गया पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक, माइल्ड स्टील इसलिए लिया गया था स्पेसिमेन क्योंकि जब इसको आप यूटीएम, इसको जब आप यूटीएम में, इसको जब आप क्या, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, यूटीएम, ठीक, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्पेसिमेन बना के दिखाता हूं। ठीक, कैसे था, ये आपका माइल्ड स्टील हुआ। ठीक, ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है। ठीक, अब देखिए इसमें लेंथ ले लेता हूं, हमें ये यहां से यहां लेंथ तक देखना है। ये लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक, ये है माइल्ड स्टील का क्या, स्पेसिमेन। हमें ये लेंथ तक, इस लेंथ में क्या हो रहा है यहां से यहां तक, वो चीजें हमें देखना है। तो मैं क्या किया, पहले क्या, ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। अब इसको मैं क्या, यूटीएम में रख दिया ऐसा, ऊपर से यूटीएम, यहाँ यूटीएम फंसा, यूटीएम में रखा तो ऊपर से फंसा दिया ऐसा।
आप क्या करना है, ऊपर से खींचेगा, ऊपर टेंशन लगाएगा और नीचे टेंशन लगेगा, इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा, इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। ठीक, तो इलोंगेशन होगा तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कंप्यूटर लगे रहता है। जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे इसमें, जैसे जैसे आप इस पे एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो जैसे इसका इलोंगेशन होते जा रहा है, इलोंगेशन होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका डिफॉर्मेशन और इसका लेंथ बढ़ रहा है, तो उस समय उसमें कंप्यूटर होगा, उसमें उसकी वैल्यू उसमें ग्राफ बनते जाएगा। जैसे जैसे आप डिफॉर्मेशन होगा, लोड बढ़ते जाएगा, तो डिफॉर्मेशन होगा, तो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ हम देखते हैं। ठीक, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद वो ग्राफ देखते हैं, किसके, लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में ग्राफ बन रहा है, लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में, किसमें, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। हमने क्या किया, स्पेसिमेन को वर्टिकली रखा और ऊपर से टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, नीचे से टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर में हम देख रहे हैं, तो लोड वर्सेस डिफॉर्म, जैसे जैसे लोड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिफॉर्मेशन बढ़ते जा रहा है, तो उस केस में लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन के पे कुछ ग्राफ बन रहा होगा, वो ग्राफ हम देखते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, जब हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करेंगे क्या, स्पेसिमेन माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया, ऊपर से टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे से टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से खींच रहा हूँ, तो उसमें इलोंगेशन हो रहा है, तो उसमें कंप्यूटर लगा जो कनेक्टेड रहेगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, तो उसमें लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब इधर चेंज इन लेंथ, ठीक, इसका ग्राफ बनेगा, और ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, माइल्ड स्टील में ना ऐसा रहेगा कुछ। ठीक, चलिए नेमिंग करते हैं, कौन कौन सा पॉइंट क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ ओरिजिन को मैं क्या डिनोट, किससे डिनोट कर देता हूँ, ओ से। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहीं होगा पॉइंट ए, ठीक, यहाँ पर कहीं होगा पॉइंट बी, ठीक, यहाँ पर टॉप पे कहीं होगा पॉइंट सी, और यहाँ पर कहीं होगा डी, ठीक, और यहाँ से यहाँ ई होगा। ठीक, उसके बाद जो टॉप पॉइंट रहेगा किसका, इसका, ये एफ और ये जी। ठीक, ये है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का ग्राफ, और इसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो अभी बताएंगे। ठीक, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखने वाले हैं, है ना, बट यहां पर तो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का ग्राफ है। यस, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन, दो, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, मतलब जब भी इंजीनियरिंग वर्ड आया इसमें मतलब कि ओरिजिनल के बेसिस पे हमें बात करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लोड लग रहा है, इस लोड को किससे डिवाइड कर दूंगा, ओरिजिनल एरिया से। जब इस लोड को ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक, क्लियर हुआ यहां तक। इसके बाद यहां पर क्या है, इधर चेंज इन लेंथ, अब इस चेंज इन लेंथ को क्या करना है, ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देना है, चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक, ये हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक आप सभी को। अब एक और क्वेश्चन यहां पर आ रहा होगा, जाहिर सी बात है आना चाहिए, कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे लिया है, क्यों, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए ना। ठीक, इसका आंसर मैं अभी बताता हूं। ठीक, देखिए सबसे पहले कोई भी एक बॉडी, जैसे यहां पर मैं समझा देता हूं, ये एक कोई बॉडी है, ठीक, इधर से मैंने फिक्स सपोर्ट कर दिया है, सपोज करो। ठीक, अब मैं इधर से क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं पी। देखिए जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा क्या, नहीं, फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है तो पकड़ के रखेगा उस चीज को। ठीक, पकड़ के रखेगा, और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन। ठीक, तो इलोंगेशन होगा, तो पहले क्या दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अंदर में स्ट्रेसेस आ रहा है क्या, नहीं, जब ये खिंचाव होगा, खिंचाव, कुछ खिंचाव इसमें देखने को मिलेगा, कुछ थोड़ा सा इलोंगेशन भी यहां पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा भी, यहां पर थोड़ा सा भी, एकदम एकदम माइन्यूट है, जो अपने को दिखेगा नहीं, बट इलोंगेशन हो रहा है, मतलब उसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है, अंदर में क्या है, मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसमें बॉडी के अंदर में मॉलिक्यूल्स बैठे होंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, थोड़ा सा खिंचाव होगा, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इलोंगेट होगा, तो ये जब इलोंगेट होगा तो ये क्या करेगा, फिर इलोंगेट होने के बाद इस चीज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा मतलब
अंदर में वो क्या कराएगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। पहले क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ, थोड़ा बहुत भी मूव किया होगा तो क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। पहले मतलब इलोंगेशन आ रहा है, उसके बाद रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा है। रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और उस रेजिस्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल रहता है ना, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल रहता है। क्लियर। तो वैसे ही y इक्वल्स टू एफ एक्स करते हैं ना अपन, मैथ्स में अपन देखे, हमने देखा होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स रहता है, ये ऐसा। x क्या रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, पर y डिपेंडेंट रहता है। सेम यहां पर हो रहा है। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली फंक्शन है इससे, इंजीनियरिंग स्ट्रेन के। इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायरेक्टली फंक्शन है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है वो फंक्शन है किसका, इंजीनियरिंग स्ट्रेन का। मतलब ये आ रहा होगा उसके बाद ये आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हुआ होगा, तो पहले ये आ रहा है, उसके बाद फिर क्या आ रहा है, ये मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब कौन कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखते हैं, ठीक। चलिए यहां पर रफ करता हूं मैं। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल पॉइंट है। इसका मतलब, प्रोपोर्शनल का मतलब कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक। तो ए क्या है, प्रोपोर्शनल पॉइंट है। ए क्या है, प्रोपोर्शनल पॉइंट है, ठीक। उसके बाद आते हैं बी। बी क्या शो कर रहा है, बी। बी जो है वो इलास्टिक पॉइंट है। इलास्टिक मतलब यहां तक अगर मैं मटेरियल को क्या करूंगा, स्ट्रेस लगाऊंगा, इलोंगेशन होगा, तो इसके यहां तक, बी पॉइंट तक, उसके बाद मैं छोड़ दिया उसको, लोड लगाने के बाद छोड़ दिया मटेरियल पे, बी पॉइंट तक, बी पॉइंट के अंदर कहीं भी, तो बी पॉइंट तक क्या है, इलास्टिक पॉइंट। मतलब इलास्टिक पॉइंट मतलब कि मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा, पूरा 100% रिगेन कर लेगा। इलास्टिक पॉइंट है ना, इलास्टिसिटी का मतलब ही वही होता है कि मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकता है 100%, ठीक। उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक पॉइंट, ठीक। अब आते हैं सी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट सी पर। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है अपर यील्ड पॉइंट। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर यील्ड पॉइंट। देख रहे हैं यहां पर से, सी पॉइंट के आगे, ये जो सी पॉइंट दिख रहा है उसके जस्ट आगे से क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज, स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर। और बट इलोंगेशन क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, बट स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में जहां से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, ठीक। अभी आते हैं डी। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर यील्ड पॉइंट। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक। डी और लोअर यील्ड पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्चुअल यील्ड पॉइंट जो बोलते हैं वो यही रहता है, डी, लोअर यील्ड पॉइंट को। क्यों डी को, लोअर यील्ड पॉइंट को एक्चुअल यील्ड पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यील्डिंग का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट स्ट्रेस पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होते चले जाना। दिख रहा है ना यहां पर जो है स्ट्रेस की, इस डी से ई तक स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बट डिफॉर्मेशन हो रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक। समझ में आया, डी से ई तक ये क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रेस कांस्टेंट है पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इसे कहते हैं डी यील्ड पॉइंट कहते हैं, और डी से ई जो है वो यील्डिंग कहलाता है, ठीक। चलिए अब आते हैं एफ। एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो एफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट इसका मतलब यहां पर जो हमको देखने को मिल रहा है वो स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल रहा है, ठीक। इसका अल्टीमेट पॉइंट मैक्सिमम, ओके। उसके बाद जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर जी जो है वो नेकिंग पॉइंट है या फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर मतलब कि यहां पर टूट जा रहा है मटेरियल, पूरी की तरह ब्रोक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक।
ये अब ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ जस्ट इसके बाजू में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, इसका जगह फिक्स नहीं है, बस ये एफ के बाद होगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ और चीजें बताता हूं इसको रफ करने की। ठीक, चलिए दोस्तों आप कुछ रीजन्स बताते हैं, कुछ रीजन है यहाँ पर, ओ से ए है ना, डी से ई, ई से एफ, ये क्या बता रहे हैं वो चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए अब जैसे ओ से ए, ओ से ए क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट था। अरे ए क्या था, ए ए था, क्या था, ए प्रोपोर्शनल पॉइंट था, तो ओ से ए क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाएगा। ओ से ए मतलब स्ट्रेस जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इसमें। ठीक, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, अब आते हैं ओ से बी। बी क्या था हमारा, बी था हमारा इलास्टिक, यहाँ इलास्टिक पॉइंट था बी। ओ से बी जो है वो इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। उसके अंदर में अगर हम लोडिंग करते हैं उसके बाद अनलोडिंग करते हैं, मतलब लोड लगाने के बाद मैं छोड़ देता हूं, तो मटेरियल जितना भी लॉन्गेट होगा वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे उसका ओरिजिनल शेप सपोज करो कि एल नॉट था और कुछ है ना, एल नॉट से कुछ आगे दूर तक चले गया, बट लोडिंग करने के बाद ना, लोड करने के बाद कुछ एल नॉट से आगे चले गया होगा, एल नॉट से आगे चले गया होगा, उसके बाद मैं उसको लोड को हटा दिया, तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो वो 100% रीगेन कर लेगा ओरिजिनल शेप। ठीक, तो ओ से बी, ओ से बी क्या कहलाता है, ओ से बी क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट। ठीक, क्लियर हो गया होगा यहां तक आप सभी को। अब आते हैं डी से ई। डी से ई ये क्या है, यहां पर आप दिख रहे हैं ना, कांस्टेंट स्ट्रेस पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेस पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होता चला जा रहा है। तो डी से ई जो है वो क्या है, इल्डिंग, इल्डिंग कहते हैं इसे, डी से ई, डी से ई ये है यील्डिंग। ठीक, डी से ई जो है वो यील्डिंग कहलाता है। ठीक, अब आते हैं ई से एफ। यहां से क्या है, यहां से स्ट्रेस जो है, अब इसके अगर मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाओगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो यहां पर से क्या है, जैसे जैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते गए, एक अपर एंड पॉइंट पहुंचा, वहां पर से फिर स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो रेजिस्ट कर पाए, तो वो फिर रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है एक्सटर्नल फोर्स को, तो फिर वो डिफॉर्मेशन होता चला जा रहा है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो टूटते हुए जा रहे हैं। अब टूटे 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 यहां तक पूरा टूटते टूटते कांस्टेंट स्ट्रेस पे, कांस्टेंट स्ट्रेस पे टूट रहे हैं, टूटे 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 यहां तक जब पहुंचते हैं ई पॉइंट के पहले तक, ई पॉइंट तक, तो पूरी तरह से टूट चुके हैं, पूरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब उनके पास इतने यहां से यहां तक टाइम मिल गया था अपने आप को रिगेन करने का, चार्ज करने का, तो जैसे ही ई पॉइंट के पास पहुंचते हैं तो चार्ज हो जा रहे थे वो बॉल, जितने भी अंदर का मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसके बाद अगर आपको इलोंगेशन डिफॉर्मेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। ई से एफ जो है वो देख रहे होंगे आप, जैसे जैसे आगे इलोंगेशन कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, देख रहे होंगे ना यहाँ पर, जैसे जैसे बढ़ा रहे होंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक, तो ई से एफ क्या कहलाएगा, वो स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाएगा। ई से एफ क्या कहलाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक, चलिए और एफ से जी, अब जी कहीं पर भी हो सकता है, मैंने आपको बताया जी कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी हो सकता है। एफ और जी जो है वो नेकिंग रीजन को शो कर रहे हैं, नेकिंग रीजन को, एफ जी नेकिंग रीजन। ठीक, एफ और जी क्या शो कर रहे हैं, नेकिंग रीजन शो कर रहे हैं। ठीक, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा पूरा जो भी मैंने आपको बताया। ओ से ए क्या है, ओ से बी इलास्टिक लिमिट है, ओ से ए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, ओ से बी इलास्टिक लिमिट है, फिर डी से ई यील्डिंग है, यील्डिंग का मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होता चला जाता है। ठीक, उसके बाद ई से एफ, ई से एफ क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग है, फिर एफ से जी क्या है, नेकिंग रीजन है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आप देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब ये जो बना ना, माइल्ड स्टील का इसलिए बनाया जाता है स्पेसिमेन,
एक्सपेरिमेंट के लिए इसलिए लिया गया था ताकि इसमें बहुत से ऑलमोस्ट सभी के सभी प्रॉपर्टीज मटेरियल के आ जाते हैं इसमें। ठीक, तो इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं जो कि हमारे बेसिक है ना, जो हमारे लिए जरूरत रहता है। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर्टीज। ठीक, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो हम देखने वाले हैं वो है यंग्स मॉड्यूलस। ठीक, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, ई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई से। ठीक, अब देखिए हुक्स लॉ पता है क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हुक्स लॉ कहां तक वैलिड रहेगा, प्रोपोर्शनल पॉइंट तक रहेगा, ये है ना ए प्रोपोर्शनल पॉइंट, यहां तक हुक्स लॉ वैलिड रहता है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। अब ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां पर ऐड होगा। ठीक, उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ठीक, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली ये बताता क्या है, ये बताता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसका स्लोप बताता है ये, इसका, इसी को, अरे भाई ये क्या है, y और y बाय एक्स, y ये स्ट्रेस किसमें है, y एक्सिस में ना, देखिए, और स्ट्रेन किसमें है, x एक्सिस में। तो ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करेगा इसका, जब अगर आप tan थीटा करेंगे स्लोप tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अगर यहां पर कहीं कर रहे हो तो थीटा जो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या tan थीटा। तो इसको मैं tan थीटा भी तो लिख सकता हूं यहां पर, और tan थीटा क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या बताएगा, स्लोप बताता है, किसका, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन का। क्लियर हुआ यहां तक, यह है हमारा पहला प्रॉपर्टी जो है यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है डक्टिलिटी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया ना, ये जैसे कि यहां पर थीटा है ये, अब कहीं पर भी कर लो आप। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, जैसे कि अगर बी पॉइंट के आगे जाते हैं, बी पॉइंट क्या है, हमारा इलास्टिक पॉइंट है, बी पॉइंट तक हमारा क्या होगा, इलास्टिक मतलब कि कंप्लीटली रीगेन कर लेगा मटेरियल, क्या कर लेगा, कंप्लीटली रीगेन कर लेगा अपने ओरिजिनल शेप को। इसके बाद अगर बी के बाद जाएंगे तो कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ रीगेन कर पाएगा, बाकी कंप्लीटली नहीं। जैसे कि अगर मैं सपोज करो कि मैं यहां तक करता हूं, लोडिंग कर दिया, अब इसके यहां तक अनलोड कर रहा हूं, तो अनलोड करूंगा तो ये जो पैटर्न फॉलो होगा, ये और ये पैरेलल रहेंगे क्योंकि थीटा है। ठीक, स्लोप सेम रहेगा। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ कुछ चीजें, यहां तक मैंने क्या किया, मटेरियल को यहां से यहां तक डिफॉर्म किया, दिख रहा है ना, यहां से यहां तक मटेरियल को क्या किया, डिफॉर्म किया, तो कुछ ना कुछ रीगेन कर पाया, तो इतना ये रीगेन कर पाया पूरी शेप को, और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो ये वो कहलाता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक, इतना ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन, क्योंकि इलास्टिक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इलास्टिक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा जो कहलाएगा परमानेंट डिफॉर्मेशन, और कुछ ना कुछ उसके अंदर मटेरियल में इलास्टिसिटी रहेगा जिसकी वजह से वो रीगेन कर पाएगा, तो ये रीगेन कर पा रहा है। ओके, ये रीगेन कर पा रहा है, बस इतना रीगेन। ठीक है, इलास्टिसिटी कह रहा है, और ये जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ठीक, यहां से आता, और ये याद रखना, जब आप अनलोडिंग करेंगे कहीं पर भी, तो इस जो यहां से ऊपर गया था उसी का पैरेलल में ही वो आएगा। ठीक, क्योंकि स्लोप सेम रहेगा। ठीक, क्लियर हुआ, कांस्टेंट है ना, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है क्या, डक्टिलिटी, डक्टाइल मटेरियल डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, हम मटेरियल को किसी भी वायर शेप में, कोई भी मटेरियल हो, अगर मैं उसको वायर शेप में कन्वर्ट कर पा रहा हूं तो
वो मटेरियल कहलाएगा डक्टाइल मटेरियल या डक्टिलिटी, ठीक, या डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा, ठीक। ठीक, डक्टिलिटी या डक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल को अगर मैं वायर शेप में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, ठीक, तो उस मटेरियल को हम कहेंगे डक्टाइल मटेरियल, ठीक, और उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज कहलाएगी, ठीक। और एक और चीज, पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन, दूसरा पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन अगर 5% से ज्यादा है, पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन 5% से अगर ज्यादा है, ठीक, पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन, इसका मतलब हमारा क्या है, ये इलास्टिक पॉइंट, ये है ना इलास्टिक पॉइंट, यहां तक, यहां से जो ये और ये जो डिफॉर्म लेंथ है, ये अगर 5% से ज्यादा है, ये लेंथ पोस्ट इलास्टिक, मतलब कि ये बी से जी तक पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज अगर इलांगेशन ज्यादा है, इसका पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलांगेशन मतलब इलास्टिक पॉइंट के बाद और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5% से अगर ज्यादा इलांगेशन, तो वो डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा, ठीक। समझ में आया, आप क्लियर हुआ ना। दो इसके डेफिनेशन बन गए, पहला कि मटेरियल को मैं वायर शेप में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसे डक्टाइल मटेरियल या फिर डक्टिलिटी करूंगा। सेकंड, पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलांगेशन 5% से अगर ज्यादा है तो वो डक्टाइल मटेरियल या डक्टिलिटी। क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक, जो कि थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल जस्ट डक्टाइल मटेरियल का उल्टा, ऐसा मटेरियल जिसको मैं वायर शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई भी मटेरियल है उसको मैं वायर शेप के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल। दूसरा डेफिनेशन क्या, वह मटेरियल जिसका पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन अगर 5% से कम है, तो उस मटेरियल को हम कहेंगे ब्रिटल मटेरियल। समझ में आया नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। अभी देखिए ये क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये ऐसा, ठीक, ये है यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट होता है अल्टीमेट पॉइंट, ये है प्रोपोर्शनल और ये है इलास्टिक, ठीक, ये है ए बी सी डी, ठीक, ये ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक। अब देखिए हमें क्या बोलना है, पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन, मतलब इलास्टिक पॉइंट के बाद ना, हमें क्या कहना है, पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन 5% से कम होना चाहिए। देखिए इलास्टिक पॉइंट के बाद ही हम पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन को देखते हैं, तो इलास्टिक पॉइंट क्या है हमारा बी, तो यहां से यहां देखेगा, यहां से यहां देखोगे तो 5% से कम आ रहा है, जो डिफॉर्मेशन इलोंगेशन होगा वो 5% से कम होगा, तो ये ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा, ठीक। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड। इसमें एक चीज और, ब्रिटल मटेरियल में इल्डिंग नहीं होती ना, कोई इल्ड पॉइंट नहीं होता, प्रोपोर्शनल पॉइंट होगा, इलास्टिक पॉइंट होगा, अल्टीमेट पॉइंट होगा, फ्रैक्चर पॉइंट होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ब्रिटल की मटेरियल के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है इलास्टिसिटी, ठीक। फोर्थ है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि, बता चुका हूं, अभी बताया था कि मटेरियल डिफॉर्मेशन होने के बाद, है ना, जब उसमें लोड लग रहा है, लोड के बाद अनलोड करेंगे, तो मटेरियल अगर अपना ओरिजिनल शेप को 100% रीगेन कर लेता है, तो उस मटेरियल को हम कहते हैं, है ना, उस मटेरियल को हम कहेंगे इलास्टिक मटेरियल, है ना, और उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। मटेरियल अपना शेप को 100% रीगेन कर पा रहा है, 100%, जैसे कि ये है बॉडी, ठीक, इधर से मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया पी, तो ये कुछ इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर मैं लोड को लगा रहा हूं,
तो डिफॉर्मेशन हुआ होगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड को लगाया तो डिफॉर्मेशन होगा। उसके बाद में लोड को हटा दिया, तो ये जो इसका ओरिजिनल जो लेंथ था वो एल नॉट था, ठीक। तो इसी एल नॉट पे अगर वो यहां से यहां तक चले गया, अब लोड हटने के बाद वो वापस यहीं तक आ जाएगा 100% ना, पूरा एकदम जहां पर था, जहां से स्टार्टिंग हुआ था वहीं तक, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लास्टिसिटी। फिफ्थ है प्लास्टिसिटी। चलिए देखते हैं आप प्लास्टिसिटी। जस्ट इसका अपोजिट होगा, वह मटेरियल जब लोड लगने के बाद, लोड लग गया और इलास्टिक लिमिट के आगे चले गया, इलास्टिक लिमिट के आगे तक मैं लोड लगा दिया, ठीक, और उसके बाद मैं अनलोड कर दिया, तो वो अपना जो ओरिजिनल शेप है वो रीगेन नहीं कर पाएगा। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, ये बॉडी है, इस पर मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब इस एक्सटर्नल फोर्स को मैं क्या किया हूं, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो जो इलास्टिक पॉइंट है उससे आगे तक ले गया हूं, ठीक। इलास्टिक पॉइंट के आगे तक ले गया तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक, यहां तक कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक। और यहां से यहां जो लेंथ है इसका एल नॉट है, ठीक। तो ये क्या करेगा, अब यहां से यहां तक चले गया है, अब मैं लोड को हटा दिया, लोड को हटाया तो ये कहीं यहां तक आएगा, पूरा 100% अपना ओरिजिनल लेंथ तक नहीं आएगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम प्लास्टिसिटी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 6 पॉइंट देखते हैं हम, रेजिलियंस। रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक, देखिए इसके लिए मैं ग्राफ बना देता हूं इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक, यहां पर है हमारा इलास्टिक पॉइंट बी, ये है हमारा इलास्टिक पॉइंट, ठीक। चलिए अब बताता हूं मैं क्या होता है रेजिलियंस, क्या होता है प्रूफ रेजिलियंस, क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस सबसे पहले क्या देखते हैं, रेजिलियंस, ये रेजिलियंस, ये विद इन इलास्टिक लिमिट, ये क्या है, ये इलास्टिक लिमिट है, पॉइंट मैंने यहां पर नोट किया है, जैसे कि यहां पर मैं एक पॉइंट दे देता हूं ए, ये ए जो है ये क्या है, ए क्या है, इलास्टिक पॉइंट है, तो इसके अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट जितना एनर्जी स्टोर होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर, इसमें, ठीक है, इस पार्ट में जितना भी एनर्जी स्टोर होगा उसे हम कहेंगे रेजिलियंस, विद इन ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट जितना एनर्जी स्टोर होगा उसे हम रेजिलियंस कहेंगे, ठीक। अब आते हैं प्रूफ रेजिलियंस। अप टू इलास्टिक लिमिट, वो क्या बोल रहा था, रेजिलियंस विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना भी एनर्जी स्टोर होगा वो रेजिलियंस कहलाएगा। बट प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, अप टू इलास्टिक पॉइंट, अप टू इलास्टिक पॉइंट या अप टू इलास्टिक लिमिट जितना एनर्जी स्टोर होगा, ये जितना एनर्जी स्टोर होगा वो कहलाएगा प्रूफ रेजिलियंस। और ये लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का देखा हो ना, ये लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का, ठीक। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का नहीं, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन में इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर जितना एनर्जी स्टोर हो रहा है तो वो रेजिलियंस कहलाएगा, और अप टू इलास्टिक लिमिट जितना एनर्जी स्टोर हो रहा होगा उसे प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं, ठीक। अब आते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस MOR से डिनोट कर रहा हूं मैं, ये होता है रेजिलियंस, रेजिलियंस नहीं प्रूफ रेजिलियंस, क्योंकि अब अप टू इलास्टिक लिमिट रहेगा तो प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक। प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, प्रूफ रेजिलियंस को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस मिलेगा, ठीक। अब एनर्जी स्टोर हो रहा है, रेजिलियंस क्या था, एनर्जी स्टोर,
और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जूल को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। इसका क्या होता है, जूल होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है। ठीक, टूथ रेजिस्टेंस का। और ये क्या है, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। तो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय क्यूबिक मीटर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे भाई ऊपर में न्यूटन मीटर है यूनिट और नीचे में क्यूबिक मीटर है, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बचेगा। और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, यही तो है। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अप टू इलास्टिक पॉइंट जितना एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अप टू इलास्टिक पॉइंट जितना एनर्जी स्टोर हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, ये लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ प्रूफ रेजिस्टेंस आएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या आएंगे, मॉड्यूलस ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है 7th नंबर का, टफनेस। या फिर एक और होता है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, इसके लिए भी हम क्या अपनाएंगे, पहले लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का। ठीक, तो टफनेस का मतलब होता है, टफनेस का लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ में, कर्व में अप टू फ्रैक्चर पॉइंट जितना एनर्जी स्टोर होता है उसे हम टफनेस कहते हैं। अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, याद रखिएगा, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक, बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि अल्टीमेट पॉइंट तक होगा, नहीं भाई, फ्रैक्चर पॉइंट तक। फ्रैक्चर पॉइंट तक जितना एनर्जी स्टोर होगा लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन में, फ्रैक्चर पॉइंट तक जितना एनर्जी स्टोर होगा उसे हम कहेंगे टफनेस। ठीक, ये है टफनेस, ये जितना एनर्जी फ्रैक्चर पॉइंट तक स्टोर होगा इसे हम टफनेस कहेंगे। ठीक, अब आते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ये क्या था, ये टफनेस लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन है, तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस क्या होगा, जस्ट वैसी जैसे मॉड्यूलस ऑफ रेजिस्टेंस था, MOT से डिनोट कर देता हूं, ये होगा टफनेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो टफनेस क्या है, यहां पर एनर्जी स्टोर अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इन लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। तो क्या होगा, ये इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, या फिर एक और ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और इसका क्या है, क्यूबिक मीटर। तो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय क्यूबिक मीटर, तो ये कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का डायग्राम अगर कर्व बनाएंगे, ठीक, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के कर्व में ना अप टू फ्रैक्चर पॉइंट जितना एनर्जी स्टोर होगा उसे हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ठीक, इसे कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में अप टू फ्रैक्चर पॉइंट जितना एनर्जी स्टोर होगा उसे हम मॉड्यूलस ऑफ टफनेस कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा प्रॉपर्टीज इसका मटेरियल का। अब कुछ एक इलास्टिक कांस्टेंट्स है उसे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। कुछ इलास्टिक कांस्टेंट्स है, इसका अजम्पशन ये है कि, पहले तो याद बता देता हूँ अजम्पशंस कुछ, कि मटेरियल जो है वो आइसोटॉपिक और होमोजीनियस होगा। ठीक, और मटेरियल जो है वो ग्रेजुअल लोड लगेगा और अप टू इलास्टिक पॉइंट लगेगा। ठीक, और 1D कंडीशन में हम ये देख रहे हैं, ये जो इलास्टिक कांस्टेंट्स का जो फॉर्मूला है वो 1D कंडीशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, फोर्स। चलिए तो सबसे पहला जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो है यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको ई से डिनोट किया जाता है, और वो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रेशियो। ये क्या है, 1D स्ट्रेस और 1D स्ट्रेन। ठीक, ये बताया भी था अभी मैं, ये है, ये 1D स्ट्रेस हुआ और इसमें जो स्ट्रेन आ रहा होगा यहां पर, ठीक, इसमें जो स्ट्रेन आ रहा होगा वो 1D स्ट्रेन करेगा इसकी वजह से। ठीक, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो है वो यंग्स मॉड्यूलस हमें मिलता है। ठीक, अब आते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी,
ये जैसे कि एक बॉडी है, ठीक, ठीक। अब इसमें जो आ रहा है स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, शेयर स्ट्रेस आ रहा होगा, ठीक। ये है टाउ एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाला, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, टाउ एक्स वाई, और ये जो होगा टाउ वाई एक्स होगा, ठीक। तो ये शेयर स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन होगा वो गामा एक्स वाई होगा, और यहां पर अगर स्ट्रेन देखा जाए तो कैसे बनेगा, शेप कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, ठीक। तो यहां पर होगा ये फाइव वन और ये होगा फाइव टू, ये फाइव वन प्लस फाइव टू को मिला के हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेन रहेगा, शेयर स्ट्रेन, ठीक। तो टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय गामा एक्स वाई क्या मिलता है हमें, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मिलता है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट देखते हैं, जो कि है बल्क मॉड्यूलस, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सिग्मा डैश डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ये 3D के लिए दिया जाता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक, 3D के लिए दिया जाता है। अब ये सिग्मा डैश कैसे निकालेंगे, जैसे कि 3D है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जैसे ये है, एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, जो भी आप समझिए। यहां पर स्ट्रेसेस आ रहा होगा कुछ, सपोज करो कि सिग्मा 1 आ रहा होगा, यहां सिग्मा 2 आ रहा होगा, और इधर सिग्मा 3 आ रहा होगा। तो इस केस में सिग्मा डैश जो होगा वो इन सभी का एवरेज होगा, सिग्मा डैश जो होगा वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 बाय 3, ठीक, सिग्मा डैश। अगर इन सभी में सेम है, इसमें भी सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा है, तो 3 सिग्मा बाई 3, तो क्या हो जाएगा, वो सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा डैश उस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा के इक्वल हो जाएगा, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ये कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहां से निकलेगा, ये इसके, जैसे अगर ये क्यूबॉइड क्यूब मान लेते हैं तो इसका साइज क्या रहेगा, ए सब ए रहेगा। तो क्यूबॉइड का क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो वहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकलेगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक। अब आते हैं फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट, जिसे कहते हैं हम पॉइजन्स रेशियो, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। वो होता है माइनस, माइनस साइन बाहर में लगा रहे, हटा दें, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब ये लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है वो बता देता हूं। जैसे कि एक बॉडी है, ठीक, अब इस बॉडी में मैं 1D डायरेक्शन में, सपोज करो एक्स एक्सिस में टेंशन फोर्स लगा देता हूं, ये टेंशन फोर्स लगा, तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मेरा स्ट्रेस आ रहा है, उस डायरेक्शन के स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक। और जिस डायरेक्शन में नहीं लगा रहा हूं, मतलब इस डायरेक्शन में अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा, जिसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आ रहा है, जैसे इसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आ रहा है ना, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि क्या होगा, जब जैसे यहां पर टेंशन आ रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ेगा, इसका कुछ फाइनल शेप ऐसा रहेगा, कुछ फाइनल शेप ऐसा रहेगा, ठीक। कुछ फाइनल शेप ऐसा बनेगा। अगर इसको दूसरे में दिखाता हूं तो क्लियर बनेगा। ऐसा कुछ फाइनल शेप बनेगा। तो देखिए इसके एक, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बढ़ रहा है पॉजिटिव में, बट लेटरल स्ट्रेन जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि डायमीटर क्या है, ये कम हो रहा है ना इसका डायमीटर। अरे ये ओरिजिनल डायमीटर था ये, और ये ओरिजिनल लेंथ था, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में लेंथ तो बढ़ रहा है बट डायमीटर कम हो रहा है, तो लेटरल स्ट्रेन में नेगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव में, एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगते हैं, ताकि इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, या फिर ये बढ़ेगा ये कम होगा, या ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल में, ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल हम लेते हैं, ठीक।
चलिए इसका एक रिलेशन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन। जैसे कि यहाँ पर पहला देख रहे होंगे इक्वेशन, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। ठीक। और सेकंड जो रिलेशन देख रहे हैं वो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच में रिलेशन, वो क्या है, E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक। इसके बाद एक लास्ट होता है जो यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशन बताता है, वो होता है E इक्वल्स टू 9kg डिवाइड बाय 3K प्लस जी। सिंपल क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये तीनों फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। ठीक। और दोस्तों जो भी अगर टेस्ट सीरीज अभी देना स्टार्ट नहीं किए होंगे तो फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, क्योंकि रिवीजन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन आप बार बार करते रहेंगे, बट जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो जितना क्वेश्चन हो सके टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है सब लगा डालिए। और अभी तो आप हो सकता है अब तो थोड़ा लेट हो गया है, अभी जो है वो आप FLT देना स्टार्ट करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।